So let us start the topic for the day, that is permutation and combination. सबसे पहले आप लोगों में से कोई मुझे अनम्यूट करके बता सकता है कि क्या परम्यूटेशन होता है और क्या कॉम्बिनेशन होता है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों क्या चीजें हैं? एनीवन? अरे भाई आप लोगों ने तो बताया कि आपका पढ़ा हुआ टॉपिक। सर परम्यूटेशन अरेंजमेंट। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, ओके। और कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन सर। सिलेक्शन। चलिए, तो भाई सिंपल सी भाषा में तो जो आप लोगों ने बताया ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि कॉम्बिनेशन मतलब होता है सिलेक्शन और परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट। पर मेरा ऐसा मानना है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो परम्यूटेशन का मतलब सिर्फ अरेंजमेंट नहीं होता, परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। परम्यूटेशन को हम सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट माने, क्योंकि अरेंजमेंट जब हम बोलते हैं तो उसमें सिलेक्शन भी शामिल होता ही है। अगर ऐसा बोलेंगे कि सारी चीजों को अरेंज कर दिया तो फिर तो वो स्पेसिफिक केस हो जाएगा। हम जब बात करेंगे परम्यूटेशन की तो बहुत सारी चीजों में से कोई कुछ चीजें निकालनी है और उन कुछ चीजों को अरेंज करना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन कहना तो ठीक है कि दी गई चीजों में से कुछ चीजें चुनने के अलग अलग तरीके, ठीक है। और अगर परम्यूटेशन की बात करें तो दी गई चीजों में से कुछ चीजें चुनकर उन्हें अरेंज करने के, उनके अलग अलग ऑर्डर्स बनाने के सारे पॉसिबल तरीके। तो ऑब्वियसली परम्यूटेशन के अंदर सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों चीजें इंक्लूडेड है। वैसे आप अरेंजमेंट बोलते भी हो तो उसके अंदर मैं मान के चलता हूं कि सिलेक्शन शामिल है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, एक एग्जाम्पल में ये लिया हमने कि चार दोस्त थे, एक था अन्नू, एक था बबलू, एक था चंदू और एक था दीपू, ठीक है। अन्नू, बबलू, चंदू और दीपू, ABCD, चार दोस्त हैं। और ये सतना के हैं खिलाड़ी, बहुत अच्छे क्रिकेट के, है ना, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। और इन लोगों ने तय किया कि इस बार IPL में खेलेंगे। मतलब अपन ने स्टेट लेवल पे तो खेल लिया, सतना से निकले, फिर MP में बहुत सारे अलग अलग MP को रिप्रेजेंट किया, अब फाइनली अब नेशनल भी खेल लिया है। तो अपन इच्छा है कि अब IPL में खेलें। तो भाई IPL के लिए उन्होंने अप्लाई किया और वहां पता चला कि वहां पर 3 नए लोगों की जगह है। मतलब बाकी सारे प्लेयर्स तो उनके डिसाइडेड है, 3 नए प्लेयर्स इस बार चुने जाएंगे। और इन्होंने कहा यार अपना सिलेक्शन होना चाहिए। पर साथ ही साथ ये चिंता भी थी कि अगर पूरे के पूरे 3 हम में से सिलेक्ट हो भी गए तो भी कोई एक को तो रहना ही पड़ेगा बिना सिलेक्शन के। तो भाई 4 में से कोई 3 लोग सिलेक्ट होंगे, इसके इन्होंने केसेस बनाए कि कितने तरीके हैं कि 4 में से कोई 3 लोग सिलेक्ट हो जाए। तो पता चला भाई हो सकता है अन्नू, बबलू और चंदू सिलेक्ट हो जाए और दीपू ना हो पाए, या फिर हो सकता है अन्नू, बबलू और दीपू सिलेक्ट हो जाएं, चंदू ना हो पाए। या और पॉसिबिलिटी है कि अन्नू, चंदू और दीपू सिलेक्ट हो जाएं, बबलू ना हो पाए। या फिर हो सकता है बबलू, चंदू और दीपू सिलेक्ट हो जाएं और अन्नू ना हो पाए। समझ रहे हो भाई? ABC सिलेक्ट हो गए, D नहीं हो पाया, ABD हो गए, C नहीं हो पाया, या ACD हो गए और B नहीं हो पाया, या फिर BCD हो गए और A नहीं हो पाया। ये हैं वो 4 तरीके जिन तरीकों से 4 में से कोई 3 लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, ऐसे कितने 3-3 के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जिसमें हम इन 4 लोगों में से कोई 3 लोग चुन पाए। तो वो 4 तरीके हैं। अगर मैं बोलूं आपकी क्लास में इस वक्त अगर 50 स्टूडेंट्स हैं और इन 50 में से कोई से 6 स्टूडेंट्स को मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए चुनना है ना, आई हैव अ प्रोजेक्ट इन माइंड एंड आई वांट टू सिलेक्ट 6 कैंडिडेट्स आउट ऑफ द क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स राइट नाउ। तो भाई इन 50 स्टूडेंट्स में से 6-6 लोग चुनने के कितने तरीके होंगे? तो हो सकता है रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 को ले लूं, या रोल नंबर 2 3 5 6 7 8 को ले लूं, या रोल नंबर 1 3 5 7 9 11 को ले लूं, या हो सकता है 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे वालों को ले लूं। समझ रहे हो ना? कुल मिला के मुझे 6 लोग चुनने, कोई से भी 6 चुन सकता हूं। और अलग अलग केसेस कितने बनेंगे जिसमें कोई भी पर्सन बदल रहा हो, तभी वो अलग माना जाएगा। भाई जो 6 लोग चुने उसमें से किसी एक को भी बदल दो तो अलग तरीका हो गया सिलेक्ट करने का, उनमें से कोई 2 बदल दो तो भी अलग तरीका हो गया, 6 के 6 दूसरे ले लो तो एक अलग तरीका हो गया। तो ऐसे अलग अलग कितने तरीके हो सकते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये आपको शायद पता है। अगर मैं यहां पर बोलूं कि भाई एक और कॉम्बिनेशन BAC भी तो हो सकता है, या एक और कॉम्बिनेशन DCB भी तो हो सकता है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये भी 2 और कॉम्बिनेशंस हैं 4 में से 3 लोग चुनने के? इसमें भी 3 ही लोग तो चुने जा रहे हैं। कैन आई से दिस? यस। नहीं बोल सकता। यस अगर बोल रहे हो तो गड़बड़ है।
भाई सिंपल है, ये अलग कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अलग अरेंजमेंट हो गया। इसी देखो जरा, ये ABC जो मैंने चुने थे, इसी को तो मैंने BAC लेकर लिख दिया, तो ये कोई अलग सिलेक्शन थोड़ा ना है, वही तीन लोग तो हैं, अन्नू बबलू और चंदू। अब मैं बबलू अन्नू और चंदू बोलूं तो वो कोई अलग कॉम्बिनेशन थोड़ा ना है। तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस ऑर्डर में आप लिख रहे हो। आप अन्नू बबलू चंदू बोलो, बबलू अन्नू चंदू बोलो, या चंदू बबलू अन्नू बोलो, एक ही बात है, वो तो वही सेम कॉम्बिनेशन है। हम सिर्फ ग्रुप की बात कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कितने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो BAC अलग ग्रुप नहीं है, वो तो ABC वाला ही है। इसी तरह से जो DCB है वो कोई अलग ग्रुप नहीं है, वो तो BCD वाला ही है। BCD को DCB लिख दिया, उससे वो अलग कॉम्बिनेशन नहीं कहलाया जा सकता। तो भाई अपने पास 4 ही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब अरेंजमेंट कैसे होते हैं, ये तो हो गया कॉम्बिनेशन की बात। इसको कैसे निकालते हो आप, फॉर्मूला होता है NCR। तो यहां पर NCR की वैल्यू कैसे निकलती है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है क्लास में यहां पर जिसको फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकलती है या फैक्टोरियल क्या होता है नहीं पता हो? इज देयर एनीवन? कोई अगर ऐसा हो तो वो अभी बता दे, जिससे कि मैं फैक्टोरियल एक्सप्लेन करूं। अगर आपको फैक्टोरियल ऑलरेडी पता है देन प्रोबेबली वी नीड नॉट डिस्कस मच अबाउट इट। कोई ऐसा जिसको फैक्टोरियल का मतलब या फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना नहीं आता? ओके, सबको आता है, मतलब किसी ने भी क्वेश्चन रेज नहीं किया। चलो भाई, तो ऐसे निकालते हैं। अब यहाँ पर निकालने का मतलब N क्या है, यहाँ पर टोटल कितनी चीजें अवेलेबल है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, और R क्या है, जितने हमको चुनने हैं। तो N में से मुझे R चुनने हैं, जैसे यहाँ पर 4 में से मुझे 3 चुनने थे, तो सॉल्व करने के लिए इट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3 यानी कि फैक्टोरियल 1। इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी 4। तो भाई 4 तरीके हैं मेरे पास, ये रहे वो 4 तरीके जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। 4 में से कोई 3 लोग चुनने के, यहाँ तो 4 ही थे तो मैंने बना लिए। अभी अगर मैं बोलूं कि भाई 10 में से 3 लोग चुनने हैं, 10 में से 3 लोग चुनने हैं, तो कैसे चुनोगे? तो आंसर क्या होगा, 10C3। तो 10 में से 3 चुनने के कितने तरीके, सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, सब कुछ सॉल्व करके वैल्यू आएगी 120। तो ऑब्वियसली यहां से मैं डायरेक्टली काउंट निकाल सकता हूं कि 120 अलग अलग कॉम्बिनेशन संभव हैं 10 में से 3 लोग चुनने के। पर अगर मैं पूरी लिस्ट बनाने बैठूंगा कि पूरे मैं 120 केसेस बनाऊं तो घंटों लग जाएंगे, राइट। तो अभी तो यहाँ पर 4 में से 3 चुनने थे, इसलिए 4 केसेस बना लिए हमने, समझ लिया। पर नॉर्मली हम फॉर्मूले से निकालेंगे कि 10 में से 3 लोग चुनने के या किसी भी N में से R लोग चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं। अब बात करते हैं जरा अरेंजमेंट की, ठीक है। तो अरेंजमेंट क्या होता है भाई, ये जो सिलेक्शन हुआ, मान लो अन्नू बबलू और चंदू चुने गए। अब अन्नू बबलू और चंदू का फोटो खींचना है, और फोटो कितने तरीके से वो खिंचवा सकते हैं ये हमें बताना है। तो भाई अगर मेरे पास 3 पोजीशंस हैं, एक लेफ्ट एक राइट और एक सेंटर, कौन कहां बैठेगा इस बात का डिस्कशन कर ले। तो हो सकता है अन्नू लेफ्ट में बैठे, बबलू बीच में बैठे, चंदू राइट में बैठे, या फिर हो सकता है अन्नू तो यहीं रहे, चंदू बीच में आ जाए, बबलू राइट में चला जाए, या फिर हो सकता है बबलू लेफ्ट में हो, अन्नू इधर चंदू इधर, या फिर बबलू चंदू अन्नू, या फिर चंदू अन्नू बबलू, या फिर चंदू बबलू अन्नू। ज्यादा तो नहीं हो गया, अन्नू बबलू चंदू दीपू। चलो फिलहाल ये 3 लोग जो थे इनको मैं इन 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। वही 3 लोग है सेम ABC, बट ABC द 3 थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 डिफरेंट वेज। ऐसे ही मैं दूसरा वाला अगर लूंगा, ये जो ABD वाला कॉम्बिनेशन है, इसको अगर लूंगा तो इसको भी मैं 6 तरीके से अरेंज कर सकता हूं अलग अलग। फिर तीसरा वाला लूंगा ACD, उसको भी 6 तरीके से अलग अलग अरेंज कर सकता हूं। और चौथा वाला लूंगा BCD, उसको भी 6 तरीके से टोटल अरेंज कर सकता हूं। तो टोटल मेरे पास कितने अरेंजमेंट्स हो गए, मतलब 4 में से 3 लोग चुनकर उन तीनों को अरेंज करने के कुल कितने तरीके हो गए मेरे पास, 24। कैसे निकाला है भाई, चारों कॉम्बिनेशन के हर एक के 6 अरेंजमेंट्स, टोटल मिला के 24 अरेंजमेंट। तो मैं सबको नहीं अरेंज कर रहा था, उन 3 को अरेंज कर रहा था जो सिलेक्टेड। तो 4 में से 3 लोग चुनकर उन तीनों को अरेंज करने के कुल अलग अलग कितने तरीके, दैट इज आंसर 24। सो दिस इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि परम्यूटेशन मतलब सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, मतलब चुनी हुई चीजों को अरेंज करने के तरीके, ना कि सारी चीजों को अरेंज करना। सारों को भी अरेंज कर सकते हैं अगर सारों को चुन लिया जाए तो, पर जरूरी नहीं है हर बार सारी चीजें ही चुनी जाए, कुछ चीजें चुनकर भी अरेंज की जा सकती हैं, ठीक है। अब परम्यूटेशन को अपन यहां रोक देते हैं आज,
आज हम कॉम्बिनेशन की सारी वैरायटी समझेंगे। इस चैप्टर के नाम में भी मुझे लगता है कई बार कि इसका नाम कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन भी हो सकता था, क्योंकि कॉम्बिनेशन यानी पहले सिलेक्शन होता है तभी तो उनको आप अरेंज करते हो। आप अरेंज करने के लिए पहले चीजें चुनते हो, तो पहले कॉम्बिनेशन होता है फिर परम्यूटेशन होता है। पर डायरेक्टली भी परम्यूटेशन किया जा सकता है, इसी नाम से कोई खास शिकायत नहीं है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बोलो या कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एक ही बात है। पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फिर परम्यूटेशन। चलो, फैक्टोरियल का मतलब तो आप सब लोगों को पता है। फैक्टोरियल्स की कुछ वैल्यूज हमें याद रहनी चाहिए, ये बस ध्यान रहे। फैक्टोरियल के बारे में आप जानते हो कि फैक्टोरियल n ऐसे भी लिखा जाता है और n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, यानी कि एल शेप का शेप बना हुआ होगा और उसमें n लिखा होगा, या फिर n के साथ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होगा। दोनों का ही मतलब n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n होता है, और जिसकी वैल्यू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसा हम मल्टीप्लाई करते चले जाए 1 तक। मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू n इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल n। अब याद करने के लिए फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 आपको पता है 24 होता है, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 5040, फैक्टोरियल 8 40,320, फैक्टोरियल 9 3,62,880 और फैक्टोरियल 10, इसमें एक और जीरो लगा दो ऊपर वाले में, मतलब 36,28,800। ये आपको सारी याद रहनी चाहिए फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि भाई हम लोगों को टेबल से याद होने चाहिए अप टू 20, ठीक है, स्क्वायर से याद होने चाहिए हमको अप टू 25, क्यूब्स याद होने चाहिए हमको अप टू 15। ऐसे ही हमको फैक्टोरियल्स भी याद रहने चाहिए, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए कहां तक, अप टू 10। ये मालूम रहना जरूरी है। ये सारी चीजें अक्सर बार बार सवालों में काम आती हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि ये सारे वैल्यूज हमको याद रहे। इसमें एक चीज और याद कर ले कि फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज 1, है ना। अभी डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, क्यों, पर फिलहाल याद करना है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है, और बाकी ये 10 तक के फैक्टोरियल की जितनी वैल्यूज हैं वो सब हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमको सबको मालूम रहे और याद रहे। वापस आते हैं अपन, तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिक अप्रोच के बारे में हमने समझा अभी, और अब अपन कंटिन्यू कर रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन निकालने की अपन ने फॉर्मूला तो देख लिया, NCR, ये हमने देखा अभी अभी, है ना। NCR, इसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। जैसे 10c3 निकाला तो कैसे निकाला होगा, 10c3 निकालने के लिए हमने फैक्टोरियल 10 की वैल्यू रखी, ओपन की होगी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू से लेके 1 तक, और फिर नीचे फैक्टोरियल 3 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, और फिर फैक्टोरियल 7 यानी कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये 7 से लेके 1 तक जितने नंबर्स हैं और ये ऊपर वाले 7 से 1 तक जितने नंबर हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, बचेगा 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 120, 120। ठीक है। अब इससे एक शॉर्टकट भी बन जाता है। शॉर्टकट क्या बन जाता है कि हम ऐसा पूरा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r को पूरा सॉल्व करके ना करें, उसको हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। मुझे अगर 10c3 निकालना है तो मुझे क्या करना है, 10c3 निकालने के लिए 10 से मैं उल्टा नंबर्स चलाऊं 3 टर्म्स तक। 10c3 निकालना है, NCR निकालना है तो n से मैं रिवर्स ऑर्डर में चलूं r टर्म्स तक। यहां पर 10c3 निकालना है तो 10 से उल्टा 3 टर्म्स तक, 10 इंटू 9 इंटू 8, और नीचे जो भी r की वैल्यू यानी कि 3 है यहाँ पर, वहां से लेके 1 तक जाऊं तो मेरे को डायरेक्टली आंसर निकालने को मिल जाता है। ये वही आ गया सेम टू सेम। एग्जाम्पल और ले लेते हैं जल्दी से। मान लो मुझे निकालना है 100c2, ये निकालना है, तो 100c2 के लिए पहले मैं पूरा ऊपर फैक्टोरियल 100 लिखूं, नीचे फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 98 लिखूं, जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, 100 से उल्टा चलूं 2 टर्म्स तक, और नीचे 2 से लेके 1 तक जो भी इसकी वैल्यू आएगी दैट वुड बी योर आंसर, द वैल्यू ऑफ 100c2। अगर मुझे कभी भी 4c2 निकालना है तो क्या करना है, 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1। सो हाउ मच इज द वैल्यू, ये सॉल्व किया तो आंसर इज 6। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये याद रहेगा सभी लोगों को। मान लो मुझे 8c3 निकालना है तो क्या करना है, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे कर लेंगे। तो 3 2 6 से कट जाएगा, आंसर आ गया 56, 8c3। This is how we can solve NCR
इन अ फास्टर मैनर। ठीक है, हो सकता है ये आप लोगों को पहले से पता हो, नहीं पता हो तो आप याद रखेंगे। तो एनसीआर की वैल्यू तो हमने समझ ली भाई क्या होती है। ठीक है, अब आगे चलें। तो एनसीआर हमने जैसे देखा कि होता है फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब एक चीज और समझ लें कि एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, मतलब कभी भी मुझे अगर 10C8 निकालना है तो वो 10C2 के बराबर है, तो मैं 10C2 निकालूंगा तो 10C8 की वैल्यू वही होती है। अगर मुझे 4C3 निकालना है तो मैं 4C1 निकाल लूं, उसकी वैल्यू भी वही होती है। अगर मुझे 100C97 निकालना है तो मैं 100C3 निकाल लूं, दोनों एक ही बात है। करेक्ट, एनसीआर इज ऑलवेज इक्वल टू एनसीएन माइनस आर। तो इससे हमको कुछ चीजें और पता चल जाएंगी। NC0 और NCN की वैल्यू सेम होगी। NC0 और NCN की वैल्यू सेम होगी, और कितनी होगी कोई बताएगा मुझे? 1 होगी भाई। n में से मुझे कुछ चीजें चुननी होती थी तो अलग अलग तरीके होते हैं कुछ चीजें चुनने के, पर n में से अगर एक भी चीज नहीं चुननी, आई डोंट हैव टू सिलेक्ट इवन अ सिंगल थिंग। मुझे अगर एक भी चीज नहीं चुननी तो कितने तरीके हैं? एक ही तरीका है, किसी को मत चुनो। किसी को भी ना चुनने का तो एक ही तरीका हो सकता है भाई। एक चीज चुनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैं अन्नू को चुन लूं या बबलू को चुन लूं या फिर चंदू को या फिर दीपू को, किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, अलग अलग तरीके हैं। बट अगर मुझे n में से एक भी चीज सिलेक्ट नहीं करनी तो एक ही तरीका है, किसी को भी सिलेक्ट ना करें। और अगर n में से पूरी n चीजें सिलेक्ट करनी है तो भी एक ही तरीका है, सबको सिलेक्ट करें। कोई दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता सबके अलावा। सो NC0 या NCN दोनों की ही वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अच्छा मुझे ये बताओ NC1 की वैल्यू कितनी होती है? NC1 की वैल्यू n हमेशा n होगी भाई। मुझे 5 में से कोई एक चीज चुननी है तो 5 तरीके हैं, या तो पहले को चुन लो या दूसरे को या तीसरा या चौथा या पांचवा। सो 5 में से एक चीज चुनने के 5 तरीके, 8 में से एक चीज चुनने के 8 तरीके, 15 में से कोई एक चीज चुननी है तो उसके 15 तरीके। तो NC1 इज ऑलवेज n, और यही वैल्यू NCN-1 की भी होगी। NC1 की अगर वैल्यू है तो NCN-1 की भी वैल्यू वही होनी है, दैट इज n, क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCN-R होता है। तो ये तो चलिए कुछ बेसिक चीजें थी जो आप लोगों को समझ में आ गई। अब किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमें वो भी सीखना है। मान लीजिए मेरे पास मेरे वार्डरोब में 7 अलग अलग कलर के शर्ट्स हैं, 7 डिफरेंट शर्ट्स आई हैव। 7 अलग अलग टाइप की या 7 अलग अलग कलर्स की मेरे पास शर्ट्स हैं। और मान लो मेरे पास 5 अलग अलग कलर के ट्राउजर्स हैं। 7 डिफरेंट शेड्स के शर्ट्स हैं और 5 डिफरेंट शेड्स के ट्राउजर्स हैं। तो मेरे को अगर आज कोई एक ड्रेस पहनकर ऑफिस जाना है, सो इन हाउ मेनी वेज आई कैन ड्रेस माई सेल्फ। मेरे पास कितने तरीके हैं अपने आप को एक पैंट और एक शर्ट के साथ ड्रेस करने के? तो सिंपल तरीका हो गया भाई। भाई 7 में से कोई एक शर्ट चुननी है और 5 में से कोई एक पैंट चुनना है। तो 7C1 इंटू 5C1, बस 7 में से एक शर्ट चुनने के तरीके कितने हैं? 7 ही तरीके हैं। या तो मैं पहली वाली शर्ट ले लूं, मतलब व्हाइट वाली ले लूं, या येलो वाली ले लूं, या पिंक वाली, या ग्रीन, या ग्रे, या ब्लू, या जो भी। ठीक है, तो 7 में से कोई एक शर्ट चुननी है और 5 में से कोई एक पैंट चुनना है, और दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 7C1 इंटू 5C1। अब ये बीच में इंटू क्यों किया ये भी समझ लें भाई। मेरे को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में एंड वाली सिचुएशन बन रही है तो हमेशा मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और क्वेश्चन में अगर और वाली सिचुएशन बन रही है तो हमेशा मैं ऐड करूंगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना होगा। मेरे पास 7 शर्ट्स और 5 पैंट्स हैं, तो कितने तरीके से मैं एक पैंट और एक शर्ट का कॉम्बिनेशन आज पहन सकता हूं? सो ऑब्वियसली 7C1 इंटू 5C1। और इसी में क्वेश्चन में चेंज कर दूं, मैं अगर बोलूं मेरे को कोई एक कपड़ा आज डोनेट करना है, मेरी आज इच्छा हो रही है कि मैं कुछ दान करूं, और मैंने सोचा मेरी अलमारी में जो मेरे कपड़े हैं 7 शर्ट्स और 5 पैंट में कोई भी एक कपड़ा, एनी वन गारमेंट आई विल डोनेट। 2 नहीं दे सकता, एक ही दूंगा। तो कितने तरीके हैं मेरे पास एक कपड़ा डोनेट करने के? सो द आंसर इज 7C1 प्लस 5C1। दोनों में फर्क क्या है? पहला वाला क्वेश्चन क्या था? एक शर्ट एंड एक पैंट का कॉम्बिनेशन चाहिए था, और अब क्या है? कोई एक कपड़ा देना है, मतलब या तो 7 शर्ट्स में से कोई एक शर्ट दे दूं, या फिर 5 पैंट में से कोई एक पैंट दे दूं। कोई एक ही चीज दूंगा, शर्ट दूंगा तो पैंट नहीं दूंगा, और पैंट दूंगा तो शर्ट नहीं दूंगा। ठीक है, तो या तो 7 में से एक शर्ट या फिर 5 में से एक पैंट, तो इसलिए बीच में प्लस लग रहा है। और ऊपर क्या था?
7 शर्ट और एक पैंट का कॉम्बिनेशन था, मतलब ये एंड वाली सिचुएशन थी और दूसरी वाली और वाली सिचुएशन है। समझ पा रहे हैं सब लोग? ऐसा बोलूं मैं, अगर मेरे पास 3 जोड़ी जूते भी हैं, 3 जोड़ी अलग अलग जूते भी हैं, अब मैं आज कितने तरीके से रेडी हो सकता हूं? एक शर्ट, एक पैंट और एक जोड़ी जूते अगर मैं पहनूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शंस, कितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल? तो अगेन आंसर इज 7C1 इंटू 5C1 इंटू 3C1, यानी कि 7 इंटू 5 इंटू 3, यानी कि 105 तरीके हैं मेरे पास। पहले पैंट शर्ट थे तो मेरे पास 35 वेज थे, 35 वेज थे अपने आप को ड्रेस करने के। और कॉमन सेंस से सोच भी सकता हूँ भाई, पहली शर्ट के साथ पहला पैंट पहन सकता हूँ, या पहली शर्ट के साथ दूसरा पैंट, या पहली शर्ट के साथ तीसरा पैंट। तो पहली शर्ट के साथ 5 पैंट का एक एक कॉम्बिनेशन बन सकता है ना? उनमें से कोई एक ही पहनूंगा। फिर दूसरी शर्ट के साथ भी 5 बन सकते हैं, तीसरी के साथ भी 5, तो 7 शर्ट के साथ 5-5 कॉम्बिनेशन, यानी टोटल 35 कॉम्बिनेशन बन सकते थे। अब 35 कॉम्बिनेशन के साथ पहले जूते, या 35 कॉम्बिनेशन के साथ दूसरे जूते, या उन 35 कॉम्बिनेशन के साथ तीसरे जूते, तो टोटल 105 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं पैंट, शर्ट और जूतों के। क्लियर है? अब ये मत बोलना कि सर एक जूता एक टाइप का पहन लूं, दूसरा जूता दूसरे टाइप का पहन लूं तो और कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे। हाँ बढ़ जाएंगे, पर फिलहाल वैसा अपन नहीं मान के चल रहे, जूते हम पेयर्ड ही पहनेंगे। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पर? एनीवन कुछ पूछना चाहे, कोई भी कंफ्यूजन हो? नहीं? चलिए, तो अब आगे बढ़े। अगर मैं ये बोलूं कि मेरे को 3 दिन के एक टूर पे जाना है, और मैंने सोचा 3 दिन के लिए मैं 3 शर्ट्स रख लेता हूं और कोई से एंड 2 ट्राउजर्स रख लेता हूं। 3 दिन के लिए मेरे को बैग पैक करना है, तो मैंने सोचा कि 3 शर्ट और 2 पैंट से मेरे 3 दिन का काम हो जाएगा। तो कितने तरीके से मैं अपना बैग पैक कर सकता हूँ? इन हाउ मेनी वेज आई कैन पैक माई बैग कैरिंग 3 शर्ट्स एंड 2 ट्राउजर्स? कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बैग पैक करने के? बताएगा कोई? एनीवन? अनम्यूट करना है, बोल देना है। गड़बड़ हो गया भाई। मुझे 7 में से 3 ये शर्ट्स तो मेरे पास 3 और ट्राउजर तो मेरे पास 5 है ना, तो भाई 7 में से कोई 3 शर्ट चुननी है और 5 में से कोई 2 ट्राउजर चुनने हैं। तो 7C3 इंटू 5C2 है ना। मेरे को 3 शर्ट एंड 2 पैंट पूरे पैक करने हैं सूटकेस में। तो भाई सिंपल है, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 7C3, और 5C2 हो गया 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? ये 3 2 6 कट गया और ये 2 2 4 कट गया, तो आंसर आ गया 7 5 35 और 35 इंटू 10, 350 कॉम्बिनेशन बन गए। 350 तरीके हैं मेरे पास मेरा बैग पैक करने के। ये वाली 3 शर्ट, वो वाले 2 पैंट, या दूसरी वाली 3 शर्ट, या वो वाले 2 पैंट, या फिर तीसरी तरीके की 3 शर्ट। समझ रहे हो ना? व्हाइट येलो पिंक ले लूं शर्ट, या फिर व्हाइट पिंक और ब्लू ले लूं, या व्हाइट पिंक और ग्रे ले लूं, या व्हाइट ग्रे और ब्लू ले लूं, और साथ में 2 पैंट मिलाते जाऊं। ऐसे करके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 350 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 7 में से 3 शर्ट चुनने के और 5 में से 2 पैंट चुनने के तरीके, और साथ में एंड। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो। अगर कभी ऐसा बोले कि एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, एक्सचेंज ऑफर ऐसा चल रहा है कि आप 3 शर्ट दे दो, बदले में आप एक कोट ले लो। ठीक है, 3 शर्ट देके एक कोट ले सकते हो, या 2 पैंट देके एक कोट ले सकते हो। आइदर यू कैन एक्सचेंज 3 शर्ट्स फॉर अ कोट, और यू कैन एक्सचेंज 2 ट्राउजर्स फॉर अ कोट। 2 पैंट देके बदले में एक कोट ले आओ, 3 शर्ट देके एक कोट ले आओ। तो कितने तरीके हैं मेरे पास एक कोट खरीदने के? तो तब तेरा आंसर क्या हो जाएगा? 7। या तो मैं 7 में से 3 शर्ट दे दूं, या, है ना, या फिर 5 में से 2 पैंट दे दूं। तो आंसर हो जाएगा फिर 7C3 जिसकी वैल्यू आई थी 35 और 5C2 जिसकी वैल्यू आई थी 10, तो टोटल आंसर हो जाएगा 45। मेरे पास 45 तरीके हैं एक कोट खरीदने के अगेंस्ट 3 शर्ट्स और 2 पैंट्स। समझ आ रहा है सबको, या किसी को डाउट है अभी भी? जोर से बोलेगा, कुछ जो भी बोलना चाह रहा है कोई? रिपीट कर दीजिए सर। कौन सा वाला?
कौन सा वाला रिपीट करना है? ये जो बता रहे थे, ये जो बताया अभी मैंने, फिर से बोलो। देखो मैंने पहले क्या बताया कि जब भी एंड लिखा होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जब भी और लिखा होगा तो हम ऐड करेंगे, है ना? या तो ये या तो वो, तो ये वाले केसेस अलग निकालो, वो वाले केसेस निकालो, और कुल मिला के कितने हो गए भाई? या तो मैं चाय पीऊंगा या तो मैं कॉफी पीऊंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ में ऐड करोगे ना, चाय वाला और कॉफी वाला केस की मेरे पास दो चॉइसेस हैं। चलो अब इधर देखें जरा भाई, मुझे एक सूटकेस पैक करना है 3 दिन की ट्रिप पे जाने के लिए, तो मुझे उस सूटकेस में 3 शर्ट और 2 पैंट लेके जाना है। मैंने सोचा कि 3 शर्ट और 2 पैंट से मेरी 3 दिन की यात्रा पूरी हो जाएगी, ठीक है? तो 3 शर्ट्स एंड 2 पैंट फ्रॉम ये 7 शर्ट्स एंड 5 ट्राउजर्स। मेरे पास टोटल अलमारी में तो 7 शर्ट 5 पैंट है, जिसमें से कोई से 3 शर्ट और कोई से 2 पैंट मुझे लेके जाने हैं। तो 7C3 इंटू 5C2 आर माई टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ पैकिंग माई बैग। मैं इतने तरीके से 350 तरीके से अपना बैग पैक कर सकता हूं। समझ पा रहे हो कैसे होगा ये? भाई पहली पहली 3 शर्ट 1 2 3 नंबर की शर्ट और ए और बी नंबर के पैंट, या फिर 2 3 4 नंबर की शर्ट और ए और बी पैंट, या फिर 3 4 5 नंबर की शर्ट और ए और बी पैंट, या फिर 1 2 और 4 नंबर की पैंट और बी और सी पैंट। समझ रहे हो ना? ऐसे करके बहुत सारे टोटल 150 कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर बनाते चले जाओ। सॉरी 150 नहीं, 350 कॉम्बिनेशन बनेंगे ऐसे बनाओगे तो। और मैंने दूसरा क्या बताया, या वाला केस, कि मेरे को एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है एक शॉप पे, उन्होंने बोला 3 पुरानी शर्ट दो और एक नया कोट ले जाओ, या फिर 2 पुराने पैंट दे जाओ और एक नया कोट ले जाओ। तो मेरे को एक कोट खरीदना था, तो मैंने सोचा यार ये पुराने कपड़े हो गए, एक्सचेंज में ले लेता हूं। तो भाई एक कोट खरीदने के मेरे पास कितने तरीके, या तो मैं 7 में से 3 शर्ट देता हूं, तो 7 में से 3 शर्ट चुनने के अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन, 35 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। शर्ट नंबर 1 2 3 या शर्ट नंबर 1 2 4 या शर्ट नंबर 1 2 5 या शर्ट नंबर 2 3 5 या शर्ट नंबर 2 4 5, ऐसे बनाते चले जाऊंगा। तो ऐसे 35 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और ऐसी पैंट की कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, ए और बी पैंट, या फिर बी और सी पैंट, या फिर ए और सी पैंट, या फिर बी और डी पैंट। समझ रहे हो? ऐसे बनते चले जाएंगे, ऐसे 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो कुल कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल है? या तो 35 कॉम्बिनेशन, 7 में से 3 शर्ट देने के हैं, या बीच में या लगा, या फिर 5 में से 2 पैंट चुनने के 10 कॉम्बिनेशन है। तो टोटल कितने मेरे पास 45 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें से कोई भी एक यूज करके मैं बदले में कोट ला सकता हूं। तो इधर लेफ्ट में एंड लगा हुआ था, और द राइट वाले एग्जांपल में और लगा हुआ, या तो ये या तो वो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना होगा कि हमें क्या अप्रोच लगाना है। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ऑलराइट। चलो तो कुछ क्वेश्चंस हो जाएं जरा साथ में। आपके सामने हैं 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 फटाफट से तीनों के आंसर्स निकालेंगे और चैट बॉक्स में तीनों आंसर्स एक ही बार में लिखकर भेजेंगे। कोई जो आंसर्स भेजे हैं उसमें से कुछ लोगों का पहला आंसर गलत है। लोगों ने पहला वाला आंसर 23 लिखा हुआ है, विच इज रॉन्ग। पहला आंसर क्या होगा? 11 इंटू 7 इंटू 5, यानी कि फाइनली आंसर वुड बी 385। दिस इज द करेक्ट आंसर। भाई उसको सतना से कांगड़ा जाना है तो कोई एक चीज नहीं लेनी है ना? एक चीज नहीं लेनी है कि उसको या तो ट्रेन लेनी हो या फिर बस लेनी हो या फिर टैक्सी लेके वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। उससे सतना से दिल्ली जाना पड़ेगा कोई एक ट्रेन लेके, यानी कि 11C1। फिर दिल्ली से शिमला जाना पड़ेगा 5 में से, एक मिनट, सतना से दिल्ली, फिर दिल्ली से शिमला जाना पड़ेगा कोई 7 में से एक बस लेके, और 5 टैक्सी में से एक टैक्सी पकड़ के उसको कांगड़ा पहुंचना पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। इट इज नॉट 11 + 7 + 5। उसे या तो ट्रेन या तो बस या तो टैक्सी नहीं पकड़नी है, उसे एक ट्रेन फिर उसके बाद एक बस और फिर उसके बाद एक टैक्सी भी पकड़नी है। इट इज एंड नॉट और। दूसरे वाले क्वेश्चन में उसको 2 साड़ी खरीदनी है, तो ऑब्वियसली 10 में से कोई एक कॉटन साड़ी और 12 में से कोई एक पॉलिस्टर साड़ी का कॉम्बिनेशन उसको खरीदना है, यानी कि आंसर 120 तरीके हैं उसके पास एक कॉटन एक पॉलिस्टर साड़ी का कॉम्बिनेशन खरीदने के। और तीसरे क्वेश्चन में दिल्ली और आगरा के बीच में अगर 5 बसेस अलग अलग कंपनी की चलती हैं और एक आदमी जाकर वापस आना चाहता है, लेकिन वापस आते वक्त वो दूसरी बस सर्विस लेना चाहता है, इन हाउ मेनी वेज ही कैन गो एंड रिटर्न बाय अ डिफरेंट बस सर्विस। यानी कि जाने के लिए 5 में से कोई भी एक बस ले सकता है, आने के लिए 4 में से एक ही लेनी है, क्योंकि जिससे गया था उससे वापस नहीं आना। बिकॉज मान लो वो खटारा थी तो उसको पसंद नहीं आई, इसलिए उससे वापस नहीं जाना चाहता, किसी भी दूसरी से चला जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज 20। सो पहले का आंसर 385, दूसरे का आंसर 120 और तीसरे का आंसर 20 ओनली। किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन?
चलो तो आगे क्वेश्चंस, अगले 4 क्वेश्चंस आपके सामने हैं, फटाफट से चारों के आंसर्स निकालेंगे और चारों आंसर्स एक साथ चैट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। आंसर्स आर मार्क्ड ऑन द स्क्रीन। एक छोटा सा एरर था 6th क्वेश्चन में, वो मैंने वहां पर करेक्शन लिखा हुआ है, वो जापानीज होना चाहिए था, चाइनीज नहीं, ठीक है। और आंसर्स सारे स्क्रीन पर आप देख रहे हो। 4th का आंसर है बी, 5th का आंसर है ए, 6th का आंसर है डी और 7th का आंसर है ए। पहले वाले क्वेश्चन सिंपल था, क्या करना था उसमें, 10 बॉयज 10 गर्ल्स हैं क्लास में, एक रिप्रेजेंट सिलेक्ट करना है, मतलब सीधे सीधे 20C1, ये पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा पार्ट उसी का कि एक बॉय और एक गर्ल को सिलेक्ट करना है, तो 10C1 इंटू 10C1, 10 लड़कों में से एक लड़का और 10 लड़कियों में से एक लड़की भी, तो ये दोनों आंसर है 20 और 100। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, 6 बॉयज और 4 गर्ल्स की एक टीम है, दिस इज 1 टीम, और 5 बॉयज और 3 गर्ल्स की दूसरी टीम है, सेकेंड टीम। सिंगल मैचेस कितने होंगे, मतलब एक कैंडिडेट इधर से और एक कैंडिडेट उधर से खेलेगा, एक इस टीम से एक उस टीम से, सिंगल मैचेस करने, कितने मैचेस पॉसिबल है। इफ अ बॉय प्लेज अगेंस्ट अ बॉय एंड अ गर्ल प्लेज अगेंस्ट अ गर्ल, लड़के का मैच लड़के से होगा, इस टीम का एक लड़का और उस टीम का एक लड़का, या फिर इस टीम की एक लड़की और उस टीम की एक लड़की। सो सिंपल हो गया, 6 लड़कों में से एक लड़का इधर वाली टीम से लो और 5 लड़कों में से एक लड़का उधर वाली टीम से लो, तो 6C1 इंटू 5C1 हो गए बॉय बॉय के सारे मैचेस, टीम 1 के बॉय और टीम 2 के बॉय के। या बीच में या लगा है, 4 में से एक गर्ल चुननी है या फिर 3 में से एक गर्ल चुननी, तो समझ पा रहे हो, 6 लड़कों में से एक लड़का एंड 5 लड़कों में से एक लड़का, इनके मैचेस कराओ। या बीच में या लगा हुआ है, या 4 में से एक लड़की इस टीम की एंड 3 में से एक लड़की उस टीम की के आपस में मैचेस कराओ। तो इस तरह से देख रहे हो आप, एंड और दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, 6C1 एंड 5C1 और 4C1 एंड 3C1। सो आंसर इज 30 प्लस 12 यानी कि 42। काफी लोगों का ये वाला आंसर गलत हुआ, ठीक है, तो यहां पर आंसर है करेक्ट 42। ऑलराइट, किसी को डाउट तो नहीं है इन दोनों क्वेश्चंस में? चलिए 6 देखें भाई, हमारे पास वहां पर 8 इंडियंस 10 जापानीज और 12 अमेरिकन लोग हैं, तो कितने तरीके से ग्रुप बना सकते हैं जिसमें 5 इंडियंस 5 जापानीज और 5 अमेरिकन, तीनों में से 5-5-5 चाहिए, या नहीं लगा है, एंड है ना, इसमें से भी 5 उसमें से भी 5 और उसमें से तीनों में से 5-5-5 कैंडिडेट्स का ग्रुप बनाना है, 15 की टीम बनानी है। कैसे बनेगी, तो आंसर डी आप देख पा रहे हो, 8 में से 5 इंडियन एंड 10 में से 5 जापानीज एंड 12 में से 5 अमेरिकन। कई लोगों ने इसका आंसर ए लिखा, भाई अभी तो मैंने पी पढ़ाया ही नहीं है परम्यूटेशन, तो ऑब्वियसली कहां से आएगा परम्यूटेशन, अपन तो अभी सी की बात कर रहे हैं, एनपीआर की बात तो कर ही नहीं रहे, एनसीआर की कर रहे हैं, अरेंजमेंट तो कर ही नहीं रहे, चुनना है सिर्फ, ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है, अ ग्रुप हैविंग एटलीस्ट 6 इंडियन, कम से कम 6 इंडियंस हो। भाई चुनने कितने हैं, 10 लोग चुनने हैं जिसमें से कम 6 इंडियंस हो, तो इंडियंस है मेरे पास 8 मैक्सिमम, ठीक है, तो 8 में से 6 इंडियंस और 4 कोई और, या फिर 8 में से 7 इंडियंस और 22 में से बाकी के 3 कोई और, या फिर 8 के 8 इंडियंस और बाकी के 2 कोई और, तो 8C6 इंटू बचे हुए जितने भी लोग हैं उनमें से कोई से भी 4 चुन सकते हो, तो 22C4, 8C6 इंटू 22C4, या 8C7 इंटू 22C3, या 8C8 इंटू 22C2। 8 में से 6 इंडियंस और बाकी के नॉन इंडियंस, 8 में से 7 इंडियंस बाकी के नॉन इंडियंस, या 8 में से 8 इंडियंस और बाकी के 2 नॉन इंडियंस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन, समझ आया सभी लोगों को? चलिए तो आगे चल सकते हैं हम। अब बात करते हैं, हमारे यहाँ कोई मतलब मोहल्ले में से कोई माया आंटी रहती थी, है ना, माया आंटी हमारे मोहल्ले में रहती थी, बुजुर्ग थी मतलब है ऐसा मान लो, उनके सारे बच्चे बाहर सेटल हो गए, सब पढ़ाई लिखाई करके अपने जॉब वॉब में बाहर कर रहे थे, ये यहाँ रहती थी, अपने घर में रहती थी, इनको बाहर कहीं और दूसरे शहर में जाना पसंद नहीं था, तो उन्होंने कहा मैं तो जहाँ पली बड़ी हूँ मैं तो यहीं रहूंगी और यहीं अपना जीवन व्यतीत करूंगी, तो अकेली रहती थी। अब उनके मोहल्ले में कुछ 10 बच्चे थे,
छोटे छोटे अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे 10 बच्चे थे जो रोज उनके घर में आ जाते थे और रोज दिन भर वहीं खेलते थे, पढ़ते थे। आंटी उनको पढ़ा देती थी, हेल्प कर देती थी, सुला देती थी, खिला देती थी, सब कुछ करती थी। उनके पेरेंट्स बाहर काम करते थे 10 बच्चों के, तो उनके पेरेंट्स भी निश्चिंत थे कि माया आंटी के यहाँ पर है, मतलब बच्चे सेफ हैं, और बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी वो सबका। और शाम को सब बच्चे अपने अपने घर चले जाते थे। तो रोज ये 10 बच्चे आते थे, पर संडे को नहीं आते थे, क्योंकि संडे को सारे पेरेंट्स घर पे रहते थे, तो वो अपने बच्चों के साथ रहते थे। तो संडे को माया आंटी अकेले बोर हो जाती थी, बाकी के 6 दिन तो पूरे बच्चे रोज आते थे। तो माया आंटी ने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, मैं हर संडे को कुछ नया करती हूँ। तो इनमें से क्या सारे बच्चों को तो नहीं बुलाऊंगी, कोई से 3 बच्चों को बुलाऊंगी। आई विल कॉल एनी 3 चिल्ड्रन, और मैं उन लोगों को जू लेके जाऊंगी। उन्होंने कहा हर संडे को बच्चों को थोड़ा बाहर का एक्सपोजर देते हैं, पूरे 6 दिन तो वो घर में अंदर ही बंद रहते हैं, यही खेलते पढ़ते हैं, पर संडे के संडे उनको जू लेके जाते हैं, बाहर वाइल्ड लाइफ दिखाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हर संडे 3 बच्चों को लेके जाएंगे एक बार में, क्योंकि 10 के 10 बच्चे तो एक साथ बाहर संभालते नहीं बनेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 3 बच्चों को लेके जाते हैं। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि सेम 3 बच्चों का सेट रिपीट नहीं करेंगे। सेम 3 बच्चों का सेट रिपीट नहीं करेंगे मतलब क्या, अगर पिछली बार ए बी और सी गए थे, तो अगली बार ए बी सी सेम सेट नहीं जाएगा, ए बी और डी जा सकते हैं, या फिर अगली बार बी डी और एफ जा सकते हैं, या फिर अगली बार डी एफ और ए जा सकते हैं। समझ रहे हो ना, हर बार कॉम्बिनेशन अलग होना चाहिए। हर बार जो 3 बच्चे जाएं वो 3 बच्चों का सेट रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एटलीस्ट एक बच्चा तो बदल दिया जाए, या 2 बच्चे बदल दिए जाए, या तीनों के तीनों बदल दिए जाए। चुनने उन्हीं 10 में से 3 है। तो आप बता सकते हैं कि कुल कितने संडे तक माया आंटी 3 बच्चों को लेके जू जा सकती है, सच दैट 3 सेम चिल्ड्रन शुड नॉट बी रिपीटेड। The same set of 3 children should not be repeated। कितने तरीके से वो जा सकती हैं, how many ways she can choose the children to take to zoo। कोई बताएगा जल्दी से आंसर? Anyone? क्या करना है आंटी को? 120 होगा। 120 होगा, बिल्कुल सही है भाई। 10 में से 3 बच्चे चुनने हैं, तो अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 10 में से 3 बच्चे चुनने के, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन निकाल ही चुके थे। 10 into 9 into 8 upon 3 into 2 into 1। तो आंसर आ गया था हमारा 120 तरीके। कुल 120 अलग अलग तरीके हो सकते हैं 10 में से कोई भी 3 बच्चे चुनने के। अब इसमें कंडीशन लग गई। कंडीशन क्या लग गई कि पिंकी और रिंकी दोनों के पापा ने फोन किया और बोला हमारी बच्चियां जू नहीं जाएंगी, दे विल नेवर गो टू जू। क्योंकि उन्होंने कहा उनको जानवरों से बहुत डर लगता है, वो जानवर देख के रोने लग जाती हैं, तो प्लीज आप किसी भी बच्चे को लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप तो हमारी दोनों बेटियों को लेके मत जाइएगा। पिंकी और रिंकी विल नेवर गो टू जू। ये कंडीशन आ गई माया आंटी के पास। तो अब माया आंटी कितनी बार जा सकती है जू, या कितने तरीके से बच्चे सिलेक्ट कर सकती है 3 अलग अलग जू में ले जाने के लिए? अगर पिंकी और रिंकी का ना जाना हमेशा के लिए डिसाइड हो गया हो, तो आंसर वुड बी 8C3। भाई अब मुझे 10 में से 3 बच्चे चुनने ही नहीं है ना, अब 2 बच्चे तो डिस्क्वालीफाई ही हो गए, वो तो कभी जाएंगे ही नहीं, तो उन्हें तो अब 8 में से ही 3 चुनने हैं। रिंकी और पिंकी को तो हटा ही दो, 8 में से 3 चुनने हैं, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 8 into 7 into 6 अपॉन 3 into 2 into 1। तो 3 2 6 6 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 56। अब उनके पास 56 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, इनमें से कोई भी एक कॉम्बिनेशन के साथ वो हर संडे जू जा सकती हैं अलग अलग। अब अगला क्वेश्चन आ गया, बंटी के पापा ने फोन करके बोला कि बंटी तो मैडम हर बार जू जाएगा, उसके बिना तो आप जू जाओगे ही नहीं। तय हो गया कि मैं उसको तो एनिमल लवर है, वाइल्ड लाइफ का बहुत ही बड़ा फैन है, तो अगर आप जू जाओगे तो उसको तो जाना कंपलसरी है, और कोई बच्चा जाए चाहे नहीं जाए वो हर बार जाएगा जितनी बार आप जू जाओगे। तो अब आंटी कितनी बार जू जा सकती है? नाउ द आंसर वुड बी Now the answer would be 9C2। अच्छा, पिंकी रिंकी वाली कंडीशन नहीं यूज कर रहे हैं ना, वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। सिर्फ बंटी वाला केस है कि बंटी का हर बार जाना तय है, तो अब आंटी को 10 में से 3 बच्चे चुनने ही नहीं है। अब बंटी तो फिक्स हो गया, बंटी तो हर बार जाएगा ही जाएगा, बाकी बचे हुए 9 लोगों में से 2 और लोग चुनने हैं। सो आंटी हैज टू सिलेक्ट ओनली 2 kids out of 9 बिकॉज बंटी इज ऑलरेडी सिलेक्टेड एवरी टाइम। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 1C1 into 9C2, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बंटी तो सिलेक्टेड परमानेंटली है, एक तो सिलेक्टेड। अब आंसर क्या हो जाएगा 9 into 8 अपॉन 2 into 1। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ गया 36 फेज। अब आंटी
36 तरीके से ही चुन सकती हैं 3 बच्चों को जू ले जाने के लिए, जिसमें से बंटी फिक्स है। अगर ये दोनों कंडीशन क्लब कर दी जाएं, दोनों कंडीशन क्लब कर दी जाएं कि पिंकी और रिंकी कभी नहीं जाएंगी और बंटी हमेशा जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर वुड बी 7C2। समझ पा रहे हो? पिंकी और रिंकी को टोटल में से हटा दो क्योंकि वो तो जाएंगी ही नहीं कभी भी, बचे 8, उसमें से एक बंटी फिक्स हो गया, तो बंटी तो जाएगा ही जाएगा, बाकी बचे हुए 7 बच्चों में से 2 और चुनने हैं। सो आंसर हो जाएगा 7 × 6 अपॉन 2 × 1। सो 2 3 6 करेंगे तो आंसर हो गया 21 बार। अब आंटी के पास टोटल 21 कॉम्बिनेशंस अवेलेबल रहेंगे अगर बंटी हमेशा जाएगा और पिंकी और रिंकी कभी नहीं जाएंगे तो। दोनों कंडीशन का कॉम्बिनेशन है ये। समझ पाए सब लोग या किसी को कोई डाउट है? एनी ऑफ द क्वेश्चंस? चलिए, क्लियर है सबको? भैया आगे चले। अब सिचुएशन क्या आती है? अभी तक हमने जो फॉर्मूला देखा NCR, ये क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है कि n अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंडीशन क्या क्या है? n डिफरेंट थिंग्स आर देयर, उसमें से r चुननी है, सो r टू बी सिलेक्टेड, ठीक है, और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। इसमें ये भी कंडीशन डिफॉल्ट है। ये 3 बातें इस फॉर्मूले के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या क्या है? NCR जो फॉर्मूला है वो किस आधार पे बना हुआ है कि n अलग अलग चीजों में से हम चुन रहे हैं और उसमें से r चुन रहे हैं, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीटेशन अलाउड नहीं है मतलब जब हमने जैसे मान लो 4 में से 3 चीजें चुनी तो वो 3 चीजें अलग अलग होनी चाहिए। एक A होगी, एक B होगी, एक C होगी, या फिर एक A होगी, एक C होगी, एक D होगी। समझ रहे हो? अलग अलग होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक A होगी, एक B होगी और एक और A होगी। दिस इज नॉट अलाउड। एक ही चीज को 2 बार थोड़ा चुन सकते हो। आपके पास अगर मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे हैं, उसमें से कोई 3 बच्चे चुन के कहीं भेजने हो टूर्नामेंट के लिए, तो आप एक ही बच्चे को डबल थोड़ा चुन सकते हो, 3 अलग अलग बच्चों को चुनना पड़ेगा। सो दैट मींस रिपीटेशन इज नॉट अलाउड व्हाइल वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला NCR। ठीक है, अब इसी में अगर हम ये कंडीशन चेंज कर दें, मतलब n डिफरेंट चीजें तो है ही, R टू बी सिलेक्टेड है ही, और रिपीटेशन को अगर अलाउ कर दिया जाए, रिपीटेशन इज अलाउड हो जाए, तो फॉर्मूला बदल जाएगा। इन दैट केस द फॉर्मूला वुड बी n + r - 1 CR। जो NCR है वो बदल के क्या हो जाएगा? n + r - 1 CR हो जाएगा। n की वैल्यू बदल के n + r - 1 हो जाएगी, ऐसा मान लो। ठीक है, सो दिस विल बी द फॉर्मूला। ये कब अप्लाई होगा? जब एक जो हमने चीजें चुनी, 8 चीजें चुनी, उन 8 चीजों में एक चीज एक से ज्यादा बार भी चुनी जा सकती है। अब ऐसा कैसे होगा? ऐसा मान लो ये क्लास है 50 स्टूडेंट्स की, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसमें से मुझे 3 लोगों को चुनना है स्कॉलरशिप देने के लिए। आई हैव 3 scholarships टू बी गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। 3 स्कॉलरशिप है मेरे पास 10-10 हजार रुपए की, और 3 बच्चों को मैं दूंगा इन 50 में से कोई से 3। तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन अवेलेबल है? तो आप बोलोगे 50C3। पर अगर ऐसा, अब वो स्कॉलरशिप किस टाइप की है समझे जरा। एक स्कॉलरशिप है पढ़ाई के आधार पर कि जो पढ़ाई में सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करेगा उसको मिलेगी। एक है स्पोर्ट्स के आधार पर, जो स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मिलेगी। और तीसरा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटी के लिए जो सोशली सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम संभालेगा, वो एक स्कॉलरशिप उसको मिलेगी। ठीक है, तो मैं 3 बच्चों को चुन सकता हूं। मैं एक जगह ए को चुन लूं, एक स्कॉलरशिप के लिए बी को चुन लूं, एक स्कॉलरशिप के लिए सी को चुन लूं, या एक स्कॉलरशिप के लिए ए को चुन लूं, एक के लिए डी को चुन लूं, एक के लिए जी को चुन लूं। समझ रहे हो ना? ऐसे तो, पर यह भी तो संभव है कि ए जो है वो पढ़ाई में भी सबसे अच्छा है और स्पोर्ट्स में भी सबसे अच्छा है। तो हो सकता है मैं ए को पहली स्कॉलरशिप दूं, ए को ही दूसरी स्कॉलरशिप दूं, और डी को तीसरी स्कॉलरशिप मिल जाए। या ऐसा भी संभव है कि ए ही पढ़ाई में सबसे अच्छा है, ए ही स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा है, और ए ही सोशल एक्टिविटी में भी सबसे अच्छा है, तो तीनों की तीनों स्कॉलरशिप ए को ही मिल जाए। यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि रिपीटेशन इस केस में अलाउड है। करेक्ट है? तो अब मुझे 50 में से 3 लोगों को स्कॉलरशिप देनी है, और मैं स्कॉलरशिप अलग अलग लोगों को भी दे सकता हूं, सेम लोगों को भी दे सकता हूं। तो इन दैट केस मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन अब 50C3 नहीं होंगे, क्या हो जाएंगे? 50 + 3 - 1 यानी कि 52C3 हो जाएंगे। गॉट इट? So that is how
दिस फॉर्मूला इज बीइंग यूज्ड इफ रिपीटेशन इज अलाउड। एक ही कॉम्बिनेशन में एक चीज एक से ज्यादा बार अगर चुनना अलाउड है, सिलेक्ट करना अलाउड है, तो फॉर्मूला ये लगेगा। क्लियर है सबको? ठीक है। अब एक स्पेशल केस और होता है, उसको क्या बोलते हैं? एन आइडेंटिकल थिंग्स। अभी तक हम एन डिफरेंट थिंग्स ले रहे थे, एन आइडेंटिकल थिंग्स, एक जैसी एन चीजें, और हमें कुछ नहीं, सारी की सारी बांटनी है, कुछ चीजें चुननी नहीं है। ऑल द एन थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग आर ग्रुप्स। आर लोगों में या आर ग्रुप्स में मुझे पूरी एन चीजों को बांट देना है। आर में से, एन में से आर चुनने नहीं है, एन पूरी चीजें, एन पूरी की पूरी आइडेंटिकल है, सेम है ना। 10 कचौड़ियां हैं एक जैसी, या 10 समोसे हैं एक जैसे, या 50 चॉकलेट्स हैं एक जैसी, सेम टू सेम, और उनको आर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, मान लो आर है 6 लोगों में बांटना है, तो मेरे पास 50 चॉकलेट्स हैं और मुझे 6 लोगों में 1 2 3 4 5 6 लोगों में बांट देना है, पूरी 50 बचानी नहीं है। तो कितने तरीके से बांट सकता हूं? जैसे मैं पहले वाले को 5 दूं, दूसरे वाले को भी 5 दूं, तीसरे वाले को 10 दूं, चौथे वाले को 10 दूं, कितनी हो गई है? 30 हो गई। और फिर इनको इसको 15 दूं और इसको 5 दूं, ऐसे ये हो गई, पूरी 50 चॉकलेट बट गई। ऑल 50 हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक तरीका है। ठीक है। या क्या हो सकता था, मैं एक इसको दूं, 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 और बाकी की पूरी 45 इसको दे दूं, ये भी एक तरीका हो सकता था। या मैं इसको 10 दूं, इसको 10 दूं, इसको 10, इसको 10, इसको 10 और इसको 0 दे दूं, ये भी हो सकता है 50 का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। किसी को 5 दूं, किसी को 8 दूं, किसी को 12 दूं, किसी को 15 दूं, किसी को 10 दूं, कितनी हो गई ये? 12 और 8 20, 20 और 20 40 और 50, ये हो गई सब, और 100 दे दूं। ऐसे करके ढेर सारे तरीके हो सकते हैं भाई, 0 0 0 0 0 और 50, ऐसे 50 पूरी इसको दे दूं, है ना, समझ रहे हो? या फिर 0 0 0 0 और 25 25। तो ऐसे मेरे पास ढेर सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं जिसमें मैं इन 50 चॉकलेट्स को, आइडेंटिकल चीजों को 6 अलग अलग लोगों में बांट सकता हूं। तो ऐसे कितने तरीके होंगे? तो द आंसर इज n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1, इतने तरीके होंगे। पिछला फॉर्मूला जो हमने किया उससे जरा सा फर्क है, बस नीचे वहां r था, यहाँ r माइनस 1 है, जबकि वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपस में बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, अलग अलग बातें हैं। क्या कर रहे हैं हम? एन आइडेंटिकल चीजों को, सेम टू सेम एन चीजें हैं, उनको हम आर लोगों में या आर ग्रुप्स में बांट रहे हैं, पूरी चीजों को, उसमें से कुछ नहीं, सारी। तो कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? आंसर इज n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये इतने फॉर्मूले भी होते हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस में काम आते हैं। एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? जल्दी से देखेंगे नीचे कुछ क्वेश्चंस। नहीं, पहले मैं कुछ फॉर्मूले सारे रिवाइज करा दूं फटाफट से। देखो, n में से r चीजें चुनने के तरीके, जिसमें n अलग अलग चीजें हैं और हमें कोई r चुनने हैं, और r जो है वो लेस देन इक्वल टू n हो सकता है। ठीक है। तो NCR कैसे निकलता है? NCR इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये हम पढ़ चुके हैं। NCR और NCn माइनस r की वैल्यू सेम होती है। NC0 और NCn की वैल्यू 1 होती है। NC1 और NCn माइनस 1 की वैल्यू n होती है। ये सब हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर? अब इसी से और केसेस अभी हमने पढ़े। n में से r चीजें चुननी है और ईच ऑब्जेक्ट में बी रिपीटेड, रिपीटेशन इज अलाउड, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? n प्लस r माइनस 1 सी r। ये वाला भी पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। फिर n में से r चीजें चुननी है सच दैट k चीजें हर बार ही चुनी जाएंगी। ये कौन सा सवाल है? बंटी वाला सवाल, कि बंटी का जाना हर बार तय, बंटी हमेशा चूज किया जाएगा उन 3 बच्चों में से। तो अगर k चीजें हमेशा सिलेक्ट होना तय है तो n माइनस के सी आर माइनस के हो जाएगा। जैसे वहां पे 10C3 की जगह हमारा आंसर बदल के क्या हो गया था? 9C2 हो गया था, क्योंकि एक बंटी फिक्स था। अगर ऐसे बंटी और चिंटू 2 लोग हो जाते जो फिक्स हो जाते, तो आंसर हमारा 8C1 हो जाता, क्योंकि 2 लोग फिक्स होते, सिर्फ एक ही बच्चा आंटी को चुनना पड़ता। तो n माइनस के सी आर माइनस के फॉर्मूला कब होता है? जब k चीजें चुनना फिक्स्ड हो, तय हो, ये तो है ही, बाकी के चुन लो। अगर के नेवर चोजन है, मतलब के चीजें कभी भी सिलेक्ट नहीं की जाएंगी, तो ये हो गया पिंकी और रिंकी वाला केस। पिंकी और रिंकी वाला जिसमें n में से, यानी 10C3 की जगह हमारी वैल्यू क्या हो गई थी? 8C3 हो गई थी, क्योंकि अब 10 में से नहीं 8 में से 3 चीजें चुननी थी।
के चीजें डिस्क्वालीफाई हो गई, वो वाला केस था। और लास्ट केस अभी अभी हमने देखा कि अगर n आइडेंटिकल चीजें हैं, आइडेंटिकल चीज, और r ग्रुप्स में बांटना है तो n प्लस r माइनस वन सी आर माइनस वन तरीके होते हैं n एक जैसी चीजों को r लोगों में बांटने के। ठीक है, चलिए तो आपके लिए है सामने दो क्वेश्चंस, फटाफट से दोनों क्वेश्चंस करेंगे और आंसर जल्दी से चैट बॉक्स में एक साथ दोनों के भेजेंगे। 8th क्वेश्चन में 12 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से 3 लोग चुनने हैं। तो ओरिजिनली तो 12C3 होता, पर वो सिचुएशन नहीं है क्योंकि कैप्टन का सिलेक्ट होना कंपलसरी है कि कैप्टन तो हर बार आएगा ही, वो तो लीड करेगा ही। 3 कैंडिडेट्स में से एक तो कैप्टन ऑफ दैट कैंप है, वो हर बार रहना ही रहना है। और दूसरे 2 कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो लीड करने के लिए अनफिट है, मतलब उनमें से तो हम चुन ही नहीं सकते। तो 12 में से 2 तो हट गए क्योंकि वो सिलेक्टेबल ही नहीं है, मतलब चूज ही नहीं किया जाता क्योंकि वो लीड कर ही नहीं सकते, तो उनको तो लीड करने के लिए लेना नहीं है। तो 12 में से 2 तो डिस्क्वालीफाई हो गए, बचे 10। और 10 में से कैप्टन का होना तय है, मतलब 3 में से एक तो कैप्टन ही रहेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा 9C2। भाई 12 में से कौन कौन हटे, 12 में से 2 तो अनफिट वाले हट गए और एक कैप्टन को तो अपन ने फिक्स कर दिया तो उसको भी हटाओ। तो 9 में से मुझे 2 और लोग चुनने हैं, एक तो कैप्टन है ही। सो आंसर इज 9 into 8 upon 2 into 1, यानी के 36 तरीके हैं मेरे पास उन 3 लोगों को चुनने के। There are 36 different ways. That is the answer. सभी को क्लियर है, किसी को डाउट? सर 8 वाला एक बार रिपीट कर। भाई हमारे पास 12 कैंडिडेट हैं टोटल, उसमें से 2 तो कैंडिडेट्स हम ले ही नहीं सकते क्योंकि 2 लोगों के बारे में कहा गया है कि दे आर अनफिट टू लीड। 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अनफिट हैं, लीड नहीं कर सकते, मैं उनको नहीं दिया जा सकता लीडरशिप का जिम्मा। और अब कितने रह गए 10, तो 10 में से मुझे 3 चुनने थे, पर अभी भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैप्टन को तो लेना कंपलसरी है, दैट द कैप्टन विल बी वन ऑफ द लीडर्स। जो कैप्टन है कैंप का वो तो रहेगा ही रहेगा उन 3 लोगों में से, मतलब अब 9 लोगों में से 2 ही लोग चुनने हैं, कैप्टन तो ऑलरेडी फिक्स ही है, 1C1 है कैप्टन तो, है ना। तो 9C2, 9 में से 2 लोग चुनने हैं, 12 में से 2 डिस्क्वालीफाई हो गए और एक फिक्स हो गया, तो बचे हुए 2 और कैंडिडेट्स बचे हुए 9 लोगों में से चुनने हैं। सो दैट इज व्हाई दिस इज द आंसर। ठीक है, और ये अगला क्वेश्चन कौन से होगा? 12 एक जैसे 12 कॉइन्स हैं और 5 दोस्तों में पूरे के पूरे कॉइन्स बांटने हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n + r - 1 c r - 1, यानी कि 12 + 5 - 1 c 5 - 1, यानी कि 16c4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1820। जितने भी लोगों ने आंसर दिया था उनका ये वाला आंसर करेक्ट था, कुछ लोगों ने नहीं दिया। पहला 8th आंसर सभी का गलत आ रहा था, शायद सही अप्रोच नहीं लगा पाए। अभी किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? एनीवन? नहीं, गुड, तो सब लोग सीख पाए। आगे चलें। अब हमें क्या करना है? अब जरा ध्यान से मुझे बताओ, थोड़ा सा सोच के। अगर एक पार्टी में 15 दोस्त आए, है ना, 15 फ्रेंड्स आर गैदर्ड इन अ पार्टी। ठीक है भैया, वैलेंटाइन डे की पार्टी थी, 15 दोस्तों ने कहा चलो अपन लोग गेट टुगेदर करते हैं आपस में, वैलेंटाइन वगैरह छोड़ो, अपन आपस में बढ़िया एक पार्टी करते हैं। तो 15 दोस्तों ने पार्टी की। अब जो 15 लोग आए, सब ने एक दूसरे से अगर हैंडशेक किया, है ना, ये मान लो कि ये कोविड के पहले की पार्टी है जब हैंडशेक करना नॉर्मल था। आजकल तो अलग अलग तरीके से लोग, कोई वैसा मुट्ठी से हैंडशेक करते हैं या कुछ लोग दूर से नमस्ते करते हैं आजकल। पर फिलहाल ये मान लें कि 15 दोस्त हैं और सभी लोगों ने एक दूसरे से हैंडशेक किया, तो कुल कितने हैंडशेक्स होंगे? हाउ मेनी हैंडशेक्स विल हैपन? बता सकता है कोई जल्दी से? 14 फैक्टोरियल सर। 14 फैक्टोरियल कैसे निकाला? ये क्या किया आपने? कैसे 14 फैक्टोरियल बताओ, समझाओ जरा मुझे। कुल कितने हैंडशेक्स होंगे ये पूछा गया है। एनीवन हु वुड लाइक टू ट्राई? अनम्यूट करके बस आंसर बोल देना है, सही गलत कोई टेंशन नहीं, बस एक्सप्लेन करना कैसे। देखो, एक हैंडशेक कब होता है? जब 2 लोग
इन्वॉल्व, दो लोग हाथ मिलाते हैं, करेक्ट। जैसे ए और बी ने हाथ मिलाया, या ए और सी ने हाथ मिलाया, या ए और डी ने हाथ मिलाया, या बी और सी ने हाथ मिलाया, या बी और डी ने मिलाया, एंड सो ऑन। जब दो लोग हाथ मिलाते हैं तो एक हैंडशेक होता है। तो दो दो के कितने पेयर बन सकते हैं वो हमें निकालना है। अच्छा, ए बी से हाथ मिलाएगा तो क्या वापस बी फिर ए से हाथ मिलाएगा? ऑब्वियसली नॉट। भाई हैंडशेक तो हो गया ना, ए ने बी से हाथ मिलाया मतलब बी का हाथ ए से एक बार मिल चुका है, तो अब दोबारा से वापस से बी ए से थोड़ा मिलाएगा। ऐसे सोच सकते हो कि ए जो है कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? 14 लोगों से। बस ए अपने आप को छोड़ के बाकी 14 से हाथ मिलाएगा। फिर बी कितने लोगों से मिलाएगा? अब बी 14 से थोड़ा मिलाएगा, ए से तो मिला लिया, अब वो 13 और लोगों से मिलाएगा। भाई पहला आदमी 14 से मिलाएगा, फिर दूसरा जो भी व्यक्ति होगा वो 13 से मिलाएगा क्योंकि एक से तो उसका हाथ मिला चुका है, फिर तीसरा वाला 12 से मिलाएगा क्योंकि वो 2 से मिला चुका है। समझ रहे हो? यहां पर ए ने बी से मिला लिया तो ऑब्वियसली ए बी से नहीं मिलाएगा, अब ये बी ने सी से मिला लिया तब सी अगले से मिलाएगा। समझ रहे हो? तो 13 + 14 + 12 + 11 + 10 + 9 + 8 ऐसे करते चलते जाओगे, तो 1 से लेके 14 तक सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पर हम इतना लंबा क्यों करेंगे? हम तो ऐसा करेंगे कि भाई दो दो के कितने ग्रुप्स बन सकते हैं, दो दो के ग्रुप्स नहीं बोलना चाहिए, दो दो के कितने पेयर पॉसिबल है। सो इट इज 15C2, 15C2, दो दो के पेयर्स, AB, AC, AD, BC, BE, CF ऐसे करके पेयर्स बनाने हैं। वापस से तो मिलने नहीं है हाथ उन दो लोगों के, तो 15C2 मतलब दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, दैट इज योर आंसर 15C2, दैट इज 15 × 14 अपॉन 2 × 1, यानी कि कितना हो गया आंसर? 105 हैंडशेक्स होंगे उस दिन पार्टी में। टोटल 105 हैंडशेक्स विल बी देयर। समझ आया सभी लोगों को? अब इसी क्वेश्चन में अगर ये बोला जाए कि जितने लोग आए हैं वो सब एक दूसरे के लिए एक एक गिफ्ट लेके आए, एवरी फ्रेंड हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर एवरी फ्रेंड, ठीक है, मतलब हर व्यक्ति 14 गिफ्ट लेके आया है। अच्छा, इसमें एक्सचेंज भी होगा, मतलब ए बी को भी गिफ्ट देगा और बी ए को भी गिफ्ट देगा, हर किसी को गिफ्ट देना। एवरीवन वुड गिव अ गिफ्ट टू एवरी फ्रेंड। तो टोटल कितने गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए उस दिन पार्टी में? हैंडशेक्स तो 105 हुए थे, है ना। ए बी से हैंडशेक करेगा, बी ए से नहीं करेगा, पर गिफ्ट्स कितने एक्सचेंज होंगे? ए बी को भी गिफ्ट देगा और बी ए को भी देगा, ए सी को भी देगा और सी ए को भी गिफ्ट देगा। सारे लोग एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, तो टोटल कितने गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए उस दिन पार्टी में? बताओ। टेल मी। अरे ऐसा सोच सकते हो कि जितने हैंडशेक्स हुए उसके डबल गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे, ऐसा कर सकते हो? भाई सिंपल सी बात है ना, हैंडशेक जितने होंगे, हर हैंडशेक दो लोगों के बीच में हो रहा है और गिफ्ट दो एक्सचेंज करने। हैंडशेक तो एक हो रहा था, दो लोगों के बीच में एक हैंडशेक था, पर हर दो लोगों के बीच में दो दो गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे, एक देगा एक आदमी और एक लेगा भी सामने वाले से। तो टोटल गिफ्ट कितने एक्सचेंज होंगे? 210। और ऐसे भी सोच सकते हो कि 15 स्टूडेंट्स आए हैं, 15 फ्रेंड्स आए हैं पार्टी में और हर व्यक्ति 14 गिफ्ट लाया है। बस खुद के लिए गिफ्ट नहीं लाया, अपने आप को तो कोई गिफ्ट दे नहीं रहा है ना, सब पूरे 14 फ्रेंड्स को, हर व्यक्ति 14 फ्रेंड्स को गिफ्ट दे रहा है। तो 15 × 14 टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स हैं 210। ऐसे भी निकाल सकते हो, n × n-1। n अगर फ्रेंड्स हैं तो हर फ्रेंड n-1 गिफ्ट्स लेके आएगा। टोटल कितने गिफ्ट्स आएंगे पार्टी में? n × n-1। चलिए, so I hope it is clear to you now क्या करना था, ठीक है। तो जल्दी से आपके सामने है, फटाफट से दो क्वेश्चंस, जल्दी से दोनों क्वेश्चंस आंसर निकालें। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, है ना, और जल्दी से आंसर्स दोनों के एक साथ चैट बॉक्स में लिखकर भेजें। देखिए जरा कैसे करना है हमको। भाई पहला वाला क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट को कार्ड भेजा, ठीक है, मतलब ए ने बी को भी भेजा है कार्ड, ए ने सी को भी भेजा है, बी ने भी ए को भेजा है, बी ने सी को भेजा है, सी ने भी ए को भेजा, सबको कार्ड भेजे, सिर्फ खुद को नहीं भेजेंगे। मतलब n स्टूडेंट्स अगर क्लास में है तो हर व्यक्ति n-1 कार्ड्स भेजेगा। जैसे गिफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे थे बिल्कुल वैसे ही कार्ड्स एक्सचेंज हो रहे वाला क्वेश्चन है। सो n × n-1 = 870 दिया हुआ है, n की वैल्यू बतानी है, सॉल्व करके निकाल लो। n = 30। आपको या तो याद भी होगा 30 × 29 = 870 होता है। Obviously 30 students are there in the class. Simple. दूसरा क्वेश्चन क्या है? 14 कंटेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, 14 पहलवान हैं जिन्होंने
कुश्ती के लिए पार्टिसिपेट किया है एक चैंपियनशिप में, और हर दो पहलवानों के बीच में एक एक कुश्ती का मैच हो रहा है। ठीक है, हर दो पहलवानों के बीच में हो रहा है। तो टोटल कितने मैचेस होंगे? सबसे पहले तो 14C2 मैचेस होंगे। ठीक है, तो 14C2 कितना हो गया? 14 इंटू 13 अपॉन 2 इंटू 1 सॉल्व करेंगे तो आ गया 91। तो 91 तो लीग मैचेस हो गए, पर आगे क्या लिखा हुआ है? दो मैचेस, हर दो कंटेस्टेंट के बीच में मैचेस होंगे, फॉलोड बाय सेमीफाइनल्स एंड द फाइनल मैच। तो सेमीफाइनल कितने होंगे भाई? ऑब्वियसली फाइनल में दो पहलवान खेलते हैं, तो सेमीफाइनल दो हुए होंगे, दोनों सेमीफाइनल्स का एक एक विनर आया होगा, है ना। 4 टोटल सेमीफाइनलिस्ट होते हैं, उनमें से दो दो की फाइट कराई जाती है, तो दोनों मैचेस में से एक एक जो जीतता है वो फिर फाइनल खेलते हैं, राइट। तो 91 तो हो गए स्टार्टिंग मैचेस, लीग मैचेस बोलते हैं इनको, फिर 2 सेमीफाइनल्स और एक फाइनल मिलाकर टोटल मैचेस होंगे 94। बस यहां पर ये एडिशनल चीज थी, है ना, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। 91 मैचेस तो आपस में सारे पहलवानों के हो गए, 2 सेमीफाइनल्स और दोनों का विनर जो होंगे एक एक, वो खेलेंगे फाइनल। सो टोटल 94 मैचेस विल बी प्लेड इन द चैंपियनशिप। क्लियर है सबको या किसी को डाउट है? एनीवन? नहीं, बढ़िया, गुड। अगली चीज बताओ, अगली चीज मुझे ये बताओ कि अगर एक पॉलीगॉन है, मान लेते हैं अपन पॉलीगॉन बना ही लेते हैं, एक ये ऑक्टागन है, ठीक है। सो दिस इज एन ऑक्टागन, सबको दिखाई दे रहा है भाई? इस ऑक्टागन के अंदर कुल कितने डायगोनल्स हैं आप बता सकते हो? हाउ मेनी डायगोनल्स है, मतलब बनेंगे, ये पूछ रहा हूं मैं। हाउ मेनी डायगोनल्स विल बी मेड इन दिस ऑक्टागन? जैसे ये एक डायगोनल है, ये एक और डायगोनल है, ये भी एक है, ये भी एक है, ऐसे बनाते जाओगे बहुत सारे बनेंगे, समझ रहे हो ना। ये सारे के सारे क्या हैं? डायगोनल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने बनने वाले हैं? कैन यू टेल मी हाउ मेनी डायगोनल्स विल बी क्रिएटेड? बनाते ही जाओगे, और भी बनेंगे अभी बहुत सारे। हाँ जी, एनीवन हु वुड लाइक टू टेल कितने डायगोनल्स होंगे? 20 सर। 20। तो फटाफट आ गया आंसर। कैसे निकाला, जल्दी से बताओ, कैसे निकाला बताओ? एक सर फार्मूला से निकाला है सर। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बताओ। डायगोनल जो बनता है तो 2 पॉइंट्स के बीच में बनता है, तो सर तो यहाँ पे 8 पॉइंट है, तो 8C2 माइनस 8 कर दिए आंसर आ गया। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जो इन्होंने बताया वही फॉर्मूला है, अगर सब लोग जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया। 8C2 माइनस 8 विल बी द नंबर ऑफ डायगोनल्स। करेक्ट है, यही होने वाला है। हर दो लाइंस, हर दो पॉइंट से एक लाइन बनती है, तो हर दो पॉइंट से एक लाइन बनती है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी यहाँ पर? टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनेंगी 8C2। और हमें पूछा क्या है? हमें पूछे हैं डायगोनल्स, तो ऑब्वियसली जो साइड्स हैं उनको छोड़ के बाकी सारे डायगोनल्स। तो NC2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनने वाली हैं, उसमें से अगर मैं साइड्स को हटा दूं तो बाकी सारे के सारे डायगोनल्स हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। जो टोटल लाइंस बनी थी उसमें से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये हमने हटा दिए। ठीक है, सो NC2 माइनस N आर ऑलवेज द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ N साइड्स। ठीक है, ये तो बढ़िया हो गया, सबको पहले से पता है। वेरी गुड। और इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके आ जाता है ये n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। NC2 माइनस n को सॉल्व करोगे तो आगे n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2 आ जाता है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगॉन ऑफ n साइड्स। चलिए, आप जानते थे। अब अभी अभी आपने बोला कि अगर n अलग अलग पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ऐसे करके बनाओ 9 10, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बनेंगे। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे आपस में ढेर सारी लाइंस बनेंगी, ढेर सारी लाइंस बनती जाएंगी बनती जाएंगी बनती जाएंगी। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेंगी जल्दी से बता दो एक बार? हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस विल बी मेड आउट ऑफ दीज n पॉइंट्स? रवि फिर से बोल दो जल्दी से। हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर देयर made by connecting these points? There are n points in a plane. अरे
अरे पॉइंट्स कितने भी पता कहाँ है, n पॉइंट्स बोले मैंने, 28 कहां से आ गया आंसर। चलो भाई, तो टोटल NC2 लाइंस बनने वाली है, राइट। NC2 आर द टोटल नंबर ऑफ लाइंस। ये कब बनेंगी? जब n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, ठीक है। जब n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तभी NC2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस बन सकती हैं, ठीक है। और अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे तो बता सकते हो? हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी मेड बाय कनेक्टिंग पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स? NC3 सर। NC3 होंगी टोटल लाइंस। ये भी कब होगा? जब n सारे के सारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अब अगर मान लो मेरे पास कुछ पॉइंट्स कोलिनियर है, 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स कोलिनियर है, और बाकी के 1 2 3 4 5 6, ये 6 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी हैं, ठीक है। ये वाले 6 जो हैं ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और बाकी के जो 5 हैं ये पांचों के पांचों कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? आपस में सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करके, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, समझ रहे हो ना। टोटल नंबर ऑफ लाइंस बनानी है। कितनी लाइंस बनेंगी? अगर 11 पॉइंट्स हैं टोटल, जिसमें से 5 कोलिनियर है, 5 आर कोलिनियर एंड 6 आर नॉन कोलिनियर, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनेगी? इस बात को समझ पा रहे हो? जो पांचों कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनको आपस में कनेक्ट करने से, ये पहली लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ये जो जितने कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनको आपस में जोड़ने से जितनी भी लाइंस बन रही होंगी वो सब तो ओवरलैप हो जाएंगी। उन सबको मैं अलग अलग लाइंस नहीं मान सकता, उन सबको मिला के मैं एक ही लाइन मानूंगा। सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर देयर? NC2 सर। नो, 7C2 क्यों? आपने 6 तो पॉइंट्स ले लिए नॉन कोलिनियर वाले, और एक क्या ले लिया? उसमें से एक ही पॉइंट लोगे पांचों कोलिनियर में से? नहीं, समझो इस बात को भाई। वो पांचों आपस में एक ही लाइन बनाएंगे, पर ये 6 पॉइंट जो हैं ये 6 उन पांचों से तो कनेक्ट हो सकते हैं ना। वो पांचों पॉइंट्स जो कोलिनियर हैं वो इन 6 से तो कनेक्ट हो सकते हैं। तो टोटल लाइंस बननी थी 11C2 बननी चाहिए थी, लेकिन उसमें से जो पांचों कोलिनियर थे उनसे आपस में कोई भी लाइन अलग अलग नहीं बनी, तो माइनस कर दो 5C2, और उन पांचों से आपस में एक भी लाइन नहीं बनी, पर एक तो बनी, सब मिला मिलूकर एक तो बनी, तो फाइनली +1। सो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनी? 11C2 बननी चाहिए थी, लेकिन 5 पॉइंट्स कोलिनियर थे, एक ही लाइन पर थे, इसलिए 5C2 नहीं बन पाई अलग अलग, और उनके बदले एक ही लाइन बनी, सो दैट इज +1। तो अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो NC2 माइनस LC2 +1। L क्या है? कोलिनियर नंबर ऑफ पॉइंट, N टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, L उसमें से कोलिनियर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो NC2 माइनस LC2 +1 विल बी द टोटल नंबर ऑफ लाइंस टू बी फॉर्म्ड। और इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे? भाई जल्दी से बोल दो कोई भी एक। हाउ मेनी ट्राइंगल्स विल बी फॉर्म्ड? सर NC3 माइनस LC3। बिल्कुल सही, करेक्ट। NC3 माइनस LC3 +1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि लाइन तो फिर भी एक बन रही थी पांचों कोलिनियर पॉइंट से, पर ट्राइंगल तो एक भी नहीं बनेगा पांचों कोलिनियर पॉइंट से, 0 ट्राइंगल। तो अल्टीमेटली द आंसर वुड बी यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से 11C3 माइनस 5C3, ठीक है ना। ये टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे। जनरल फॉर्मूला बन गया NC3 माइनस L कोलिनियर नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, NC3 माइनस LC3 आर द नंबर ऑफ triangles made by these points। चलिए, मेरे ख्याल से सब लोग समझ में आ गया है। किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? तो आपके सामने है, जल्दी से फटाफट 2 और क्वेश्चन, और दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे। 12th क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी गई हैं, और 13th में तो एक ही चीज है, तो फटाफट तीनों के आंसर बताने हैं ना, 12th के दोनों पार्ट और 13th। तो भाई सिंपल है। 12th क्वेश्चन में क्या करना था? 10 पॉइंट्स हैं, जिसमें से
4 कोलिनियर है, बाकी कोई नहीं। लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब तरीके से लिखी है, नो 3 ऑफ विच आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन एक्सेप्ट 4 विच आर कोलिनियर। मतलब कुल मिला के बात एक ही है कि 10 पॉइंट है जिसमें से 4 के अलावा कोई और कोलिनियर नहीं है, मतलब 4 कोलिनियर है। सो हमारा आंसर स्ट्रेट लाइंस के लिए क्या हो जाएगा, इट वुड बी 10C2 माइनस 4C2 प्लस 1। और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए हो जाएगा 10C3 माइनस 4C3। तो नंबर ऑफ लाइंस आएंगी 40 और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आएंगे 116। सो दीज आर दी आंसर्स। और रेगुलर पॉलीगॉन के 44 डायगोनल्स है, नंबर ऑफ साइड्स बतानी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। फॉर्मूले को अपन ने सिंप्लीफाई भी कर दिया था, n इंटू n माइनस 3/2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ डायगोनल्स होता है। तो इसमें n की वैल्यू निकालनी है, सॉल्व कर लो और n की वैल्यू आ गई 11। तो देयर आर 11 साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। ये आप देख भी पा रहे होगे, 11 इंटू 8 n माइनस 3 and 8/2 इज इक्वल टू 44 होता है। तो इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है? एनीवन? यस सर, थोड़ा सा ये कौन सा वाला पूछना चाह रहे हो? कोई सा? 12 12 एक बार इसका बता दीजिए फिर से। कौन सा वाला, 12 या 13? 12 12। भाई नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनानी है, हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं टोटल, है ना। देयर आर 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, जिसमें से 4 कोलिनियर है। तो ये पहले तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 पॉइंट्स तो हमने नॉन कोलिनियर वाले बना लिए। और 4 कोलिनियर वाले बना लो, 1 2 3 4। ये चारों क्या है, कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे। और ये जो 6 है ये नॉन कोलिनियर है, इनमें से कोई भी 3 एक लाइन पे नहीं है। भाई 2 पॉइंट्स तो हमेशा ही एक लाइन पे होते हैं, है ना। 2 पॉइंट को जोड़ के तो लाइन बना ही सकते हो, है ना। 3 पॉइंट या 3 से ज्यादा पॉइंट जब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें कोलिनियर बोलते हैं। तो भाई ये 4 कोलिनियर है, 6 नॉन कोलिनियर है, इनसे आपस में लाइंस कितनी बनेंगी? तो ये 6 से आपस में तो बन जाएंगी, पर ये 6 इन चारों से भी बनाएंगे, है ना। ये 6 इन चारों से भी तो लाइंस बनाएंगे, समझ पा रहे होगे ना। ये टोटल लाइंस कितनी बनेंगी ये आपसे पूछा था। टोटल लाइंस बननी कितनी थी? 10C2 बननी चाहिए थी। तो 10C2 टोटल नंबर ऑफ लाइंस। लेकिन उसमें से जो चारों कोलिनियर पॉइंट थे, उन चारों से आपस में जितनी लाइंस बननी थी वो तो अलग अलग बनेंगी नहीं। ये अलग से बना के दिखा रहा हूं। ये 4 कोलिनियर पॉइंट है, ये एक लाइन, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, समझ रहे हो। इन चारों से जितनी भी लाइन आपस में बनेंगी वो सब ओवरलैप हो जाएंगी। तो वो सब अलग अलग लाइंस है ही नहीं, तो उनको मैं हटा दे रहा हूँ, -4C2। और उन सबको हटाने के बाद एक लाइन जो मिलेगी सबको मिला के, उन 4 जो चारों पॉइंट्स हैं, उन चारों कोलिनियर पॉइंट से आपस में सारी लाइंस कैंसिल करके बदले में एक लाइन दे रहा हूं, क्योंकि एक लाइन तो बनी रही है ना फाइनली सब कुछ मिला के। सो दैट इज वाई +1। सो 10C2 माइनस 4C2 +1 सॉल्व करके निकाल लोगे वैल्यू, तो आ जाएगी आपकी 40। ठीक है। और नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे, ट्राइंगल कैसे बनता है? 3 पॉइंट के कॉम्बिनेशन। जब भी 3 पॉइंट जुड़ते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है। ठीक है। तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे भाई? तो ट्राइंगल्स बनेंगे 10C3 बनने चाहिए थे, लेकिन जो 4 कोलिनियर पॉइंट है उनसे आपस में कोई ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, इसलिए -4C3। सो सॉल्व करके निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 116, 116। क्लियर है भाई सबको? अभी संतोष? यस सर। एनीबडी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ और पूछना है बिफोर वी मूव अहेड? मेन ध्यान देना लाइन कितनी है। लाइंस कितनी है देखना है। चलो अब ध्यान दें, आगे देखें जल्दी से। अभी अपन ने जो एनसीआर को समझा है, एन में से आर चीजें चुनने के अलग अलग तरीके। अब एन में से आर की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है? आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 3 4 5 8 100 कुछ भी हो सकती है, अप टू n कुछ भी। मतलब n में से मैं 0 चीजें चुन सकता हूं, n में से मैं 1 चुन सकता हूं, n में से मैं 2 2 चुन सकता हूं, n में से 3 3 से लेकर मैं n में से पूरी n भी चुन सकता हूं। तो n में से 0 चुनने के तरीके NC0, n में से एक चीज चुनने के तरीके NC1, और फिर n में से 2 चीजें चुनने के NC2, n में से 3 चीजें चुनने के NC3। तो n में से कितनी भी चीजें चुननी हो तो उसके कितने कुल तरीके हो सकते हैं? सो द आंसर वुड बी इन सबका सम, एंड दैट इज इक्वल टू 2 to the power n। ऑलवेज 2 to the power n होते हैं। आप अगर कोई भी एग्जांपल ले लो, मान लो 4C0 + 4C1 + 4C2 + 4C3 + 4C4, यहीं तक जाएगा। इन सबका सम हमेशा 2 to the power 4 ही आएगा। 4C0 की वैल्यू 1 होती है,
4c4 की वैल्यू 4 होती है, 4c2 की वैल्यू 6, 4c3 की वैल्यू फिर 4 और 4c4 की वैल्यू 1। इन सबको जोड़ोगे तो इन सबको जोड़ के क्या मिलने वाला है, इन सबको जोड़ के मिलेगा 16, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4। ठीक है, तो n में से कितनी भी चीजें चुनने के कुल कितने तरीके, 2 टू द पावर n तरीके। और अगर मैं बोलूं कम से कम एक चीज तो चुननी ही है, कम से कम एक चीज चुननी है, मतलब NC1 से शुरुआत करूं अगर मैं, NC0 वाले केस को नहीं अगर चाहिए मुझे, NC0 वाले केसेस को कंसिडर नहीं करना है, तो NC1 से लेके NCn तक का सम कितना आएगा, ऑब्वियसली 2 टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि NC0 की वैल्यू तो 1 ही होती है, n कुछ भी हो, है ना। n में से 0 चीजें चुननी है तो कितने तरीके, एक ही तरीका है, कोई भी मत चुनो। तो वो NC0 की वैल्यू मैंने राइट हैंड साइड पे ले जाके माइनस कर दी, तो NC1 से लेके NCn तक का सम, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ थिंग्स, एट लीस्ट वन थिंग शुड बी सिलेक्टेड, इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ऊपर वाले क्वेश्चन में करोगे तो 16 माइनस 1 15 हो जाएगा, अगर 4 में से कम एक चीज चुननी है। मतलब एग्जांपल लू, 4c1 प्लस 4c2 प्लस 4c3 प्लस 4c4 अगर निकालोगे तो कितना आएगा, 16 माइनस 1 यानी कि 15 आएगा। समझ में आ रहा है ये? तो इससे जो रूल बनता है वो क्या बनता है, रूल ये बनता है कि एटलीस्ट वन थिंग टू बी सिलेक्टेड अगर निकालना हो, एटलीस्ट वन थिंग टू बी सिलेक्टेड निकालना हो, तो जितने टोटल केसेस थे उसमें से नन सिलेक्टेड वाले केसेस को माइनस कर रहे हैं। ऊपर सबसे पहले हमने क्या निकाला है, n में से कितनी भी चीजें चुनने के कुल कितने तरीके, तो 2 टू द पावर n थे टोटल तरीके, और अगर कम से कम एक चीज चुननी हो तो टोटल जितने भी तरीके थे उसमें से नन सिलेक्टेड NC0 वाले केसेस को हटाना है। सो एटलीस्ट वन टू बी सिलेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, मैं साथ में ही करा देता हूं। ये देखिए, अपने पास 5 रॉक सॉन्ग्स हैं, 6 क्लासिकल सॉन्ग्स हैं और 3 इंडी पॉप सॉन्ग्स हैं। ठीक है, देयर आर 5 रॉक सॉन्ग्स, 6 क्लासिकल सॉन्ग्स एंड 3 इंडी पॉप सॉन्ग्स। ठीक है, अब मुझे एल्बम्स बनानी है। इन हाउ मेनी डिफरेंट एल्बम्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने तरीके से एल्बम बनाई जा सकती है फ्रॉम द अबव रेपर्टोयर, मतलब जो हमारे पास ये कलेक्शन है 5 रॉक सॉन्ग, 6 क्लासिक सॉन्ग्स और 3 इंडी पॉप सॉन्ग्स का, इसमें से मैं कितने तरीके की एल्बम बना सकता हूं, सो दैट इट शुड कंटेन एटलीस्ट 1 रॉक सॉन्ग एंड एटलीस्ट 1 क्लासिकल सॉन्ग, जिसमें कम से कम एक रॉक सॉन्ग और एक क्लासिकल सॉन्ग तो मिनिमम आना चाहिए, ज्यादा कितने भी आ जाए। मतलब सबसे छोटी एल्बम 2 गानों की ही बनेगी, जिसमें कोई एक रॉक सॉन्ग होगा और एक क्लासिकल सॉन्ग होगा, और उसके भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मैं पहला वाला रॉक सॉन्ग पहला वाला क्लासिकल सॉन्ग ले लूं, या दूसरा रॉक सॉन्ग और पहला क्लासिकल सॉन्ग ले लूं, या 5वां रॉक सॉन्ग और चौथा क्लासिकल सॉन्ग ले लूं, एंड सो ऑन। 5 ऑब्वियसली अलग अलग 5 रॉक सॉन्ग हैं, 6 क्लासिकल सॉन्ग्स हैं और 3 अलग अलग इंडी पॉप सॉन्ग्स हैं। तो सबसे छोटा एल्बम 2 गानों का बनेगा, और सबसे बड़ा एल्बम 5 और 6 11 और 3 14 गानों का बनेगा, जिसमें सारे चीजें आ जाएंगी। और कुल कितने, मतलब मैं 2 सॉन्ग वाले, 3 सॉन्ग वाले, 5 सॉन्ग वाले, 8 सॉन्ग वाले, 11 सॉन्ग वाले, सब कितने एल्बम्स अलग अलग बना सकता हूं, मिनिमम एक रॉक सॉन्ग और एक क्लासिकल सॉन्ग उसमें होना ही चाहिए। तो क्या करूं, आंसर बताओ जल्दी से, क्या होना चाहिए? मतलब कितने भी रॉक सॉन्ग सुन सकते हो आप, एक रॉक सॉन्ग, 2 रॉक सॉन्ग, 3 4 या 5, क्लासिकल सॉन्ग भी 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, मतलब 0 रॉक और 0 क्लासिकल नहीं चाहिए। बाकी इंडी पॉप सॉन्ग्स में 0 इंडी पॉप भी चलेगा, 1 इंडी पॉप भी चलेगा, 2 भी चलेंगे और 3 भी चलेंगे। कोई मुझे अनम्यूट करके बोल के बताएगा क्या होना चाहिए? चलिए तो हम ही चलते हैं साथ में। भाई 5 में से कम एक रॉक सॉन्ग चुना जाए, मतलब 2 टू द पावर 5 माइनस 1, 0 रॉक सॉन्ग वाली कंडीशन को छोड़ के बाकी कितने भी रॉक सॉन्ग चुने जा सकते हैं। एंड कम से कम एक क्लासिकल सॉन्ग, यानी कि 2 टू द पावर 6 माइनस 1, और कितने भी इंडी पॉप सॉन्ग्स, मतलब 0 इंडी पॉप, 1 या 2 या 3 कोई भी चलेंगे, यानी कि इंटू 2 टू द पावर 3। समझ पा रहे हो ये? भाई जैसे हम 7 में से एक शर्ट, 5 में से एक पैंट और 3 में से एक जोड़ी जूते की बात करते थे और इनका कॉम्बिनेशन बनाते थे, अब हम क्या बता रहे हैं, कितने भी रॉक सॉन्ग्स, कितने भी क्लासिकल सॉन्ग्स, कितने भी इंडी पॉप सॉन्ग्स, मतलब हम 5C1 भी ले रहे हैं, 5C2 भी ले रहे हैं। ये जो लिखा हुआ है 2 टू द पावर 5 माइनस 1, ये क्या है, 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5,
इन सबका सम है क्या 2 to the power 5 minus 1, 5 से 0 को छोड़ के। तो कम से कम एक रॉक सॉन्ग 2 to the power 5 minus 1, कम से कम एक क्लासिकल सॉन्ग 2 to the power 6 minus 1, और कितने भी इंडी पॉप सॉन्ग्स, मतलब 0 से लेके 3 तक कुछ भी 2 to the power 3। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा 32 minus 1 into 64 minus 1 into 8, यानी कि 31 into 63 into 8। सॉल्व करके निकालना आंसर 15,624 तरह के एल्बम बन सकते हैं। 15,624 types of albums can be created with this content, जिसमें कम से कम एक रॉक, एक क्लासिकल से लेके सारे रॉक, सारे क्लासिकल, सारे इंडी पॉप तक के सारे केसेस आ गए। इज दिस क्लियर एवरीवन, या किसी को कोई डाउट रह गया है? हमारा टाइम भी आज का पूरा हो गया है और कॉम्बिनेशंस के सारे वैरायटी भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले सेशन में हम लोग परम्यूटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। और तब तक आपको फिलहाल इसके सारी चीजें एक बार रिवाइज करनी, जितने फॉर्मूले और जितने अलग अलग अप्रोचेस हमने डिस्कस किए। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है, एनीवन एनी डाउट, तो जल्दी से पूछें, एल्स वी कैन एंड द सेशन फॉर द डे। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा परम्यूटेशन के बारे में पढ़ के आएंगे तो और ज्यादा बेहतर समझ आएगा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं? All right. No, sir. So that's all for today. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Good day. sir.